हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। इन मेहमानों से हम बातचीत करने जा रहे हैं। मैं इनकी तारीफ़ करा देता हूँ। ये हमारे अयाज साहब हैं जो बिहार से रहने वाले हैं लेकिन अभी दिल्ली में रहते हैं, और दूसरे हमारे मुफ्ती साहब हैं। ये दोनों लोग इलेक्शन एनालिस्ट हैं और ये अपने डेटा के हिसाब से जो इन्होंने इकट्ठा किया है कि बिहार में किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन पार्टी, कौन निर्दलीय, सारे चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि हम मुसलमानों का पॉलिटिक्स में कितनी हिस्सेदारी है और कितनी हिस्सेदारी और होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे पास इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये भी समाज से जुड़े हुए हैं और कितने पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं। ये तो हमें पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हर चीज़ में पीछे हैं, लेकिन जो ये पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ज़िला स्तर पे हम कितने पीछे हैं और बड़ी पार्टियों में हमारी क्या क़यादत है, कहाँ तक पहुँच है, ये इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बात करेंगे कि बीजेपी मुसलमानों को क्यों नहीं इलेक्शन में अपना सदस्य उठाती है, MLA MP या किसी भी पोस्ट क्यों नहीं देती है, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने मेहमानों से। पहले तारुफ कराते हैं। यस सर, बताइए। मैं मोहम्मद एजाज अशरफ, मैं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और दिल्ली में पिछले 15 साल से हूँ। बताइए सर। हेलो व्यूअर्स, मैं सलीम अहमद खासमी, मैं दिल्ली में आजकल स्टे किया हुआ हूँ। रहने वाला हरियाणा का हूँ, लेकिन बिहार इलेक्शन पर हमने एनालिसिस किया है। मेरी पूरी टीम ने जो है बिहार इलेक्शन का जो डेटा है उसको इकट्ठा किया है। आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। सर, आप बिहार से हैं, आप ज़्यादा ग्राउंड तरफ पे जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसी भाषा है, कैसे लोग कहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, पूरा का पूरा आपको नॉलेज है। अब आते हैं सबसे पहले आज का जो सरसरी निगाह न्यूज़ है इलेक्शन एग्जिट पोल पे, जो तमाम नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया है उसने क्या किया है, हम बोर्ड पे देखिए आप, इसके बोर्ड पे ही आया हुआ है, इस पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिट पोल, यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जिट पोल में आप देखिए और इस पर फिर डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ 18 एग्जिट पोल देता है एनडीए का, आपका देखिए कितना दे रहा है, 140 से 150, और ये एनडीए का है सर। और दैनिक भास्कर देता है कितना, 140 to 60। सिर्फ अभी एनडीए का दिखा रहे हैं, बाकी और सबका दिखाएंगे। इसके अलावा आपका मार्टाइज देता है 147 से 67, और जेवीसी पोल में 135 से 150, चाणक्य में 130 से 130। ऑलमोस्ट अगर हम डिस्कस करें तो सभी चैनल जो नेशनल मीडिया है वो एनडीए को जिता रही है। इसमें अनुमान में तो यही है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, एनडीए की। तो आप बताइए सर। पहली बात तो ये है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि एग्जिट पोल में कुछ और बतलाया गया लेकिन रिजल्ट कुछ और आ गया है। हाँ, ये तो होता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आजकल नैरेटिव चला हुआ है गोदी मीडिया का, जिसको रवीश कुमार ने जो इंट्रोड्यूस कराया है, गोदी मीडिया, वो किसी से सवाल ही नहीं करती है, सिर्फ उनको जो एक ही पार्टी दिखती है और कोई दिखता नहीं है। जबकि एमजी टाइम्स की टीम ने और एमजी टाइम्स के जो ग्रुप है उसने जो बिहार इलेक्शन के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखे हुए थे, उन्होंने जो एनालिसिस किया है वो ये है, गठबंधन को तकरीबन 120 to 130 सीट आ रही है। सर इस पर लिख के बताइए, इस पर लिख के बताइए ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो उसको सही से यहाँ लिख के बताइए। गठबंधन को कितना आएगा जी सर? हाँ, महागठबंधन को जी ठीक है, 120 to 130 सीट आ रही है, ठीक है। और एनडीए को ऑलमोस्ट 100 to 110, ठीक है सर। और अदर्स एमआईएम को ऑलमोस्ट 5 to 8 सीट, ठीक है। और जन स्वराज को 4-5 सीट है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय है। जी, निर्दलीय हैं। आप बताइए आपकी राय क्या है इस पर। सर, आपने कहा कि ये नेशनल मीडिया, हाँ, ये नेशनल मीडिया कहाँ है? ये तो एक ज़रख़रीद गुलाम है किसी सरकार का, किसी पार्टी का। ये उनके पोल हैं। अगर आप इनके बरक्स थोड़ा उल्टा जाएं तो अभी मौजूदा जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, 2, सम्राट सिंह और एक और साहब हैं, जो इलेक्शन के दौरान अपने क्षेत्र में गए तो उनको मार के भगाया गया है। ओहो। और गोबर तक फेंका गया है उनके बदन पे।
जो साहब बोल रहे हैं अपने पुलिस वाले को कि जब तुम गोली नहीं चला सकते तुमको मेरे साथ रहने का क्या हक है, सम्राट सिंह के साथ भी वही हुआ। उसके बाद भी आप 140 से 150 का अनुमान लगा रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। दूसरी बात कि ये सरकार बनाने वाले हैं, ये मीडिया नहीं है, ये सरकार का एक हाथ है, एक राइट है जो सरकार को यहाँ से यहाँ तक दिखाता है। अब रहा कि इन्होंने जो दिखाया है महागठबंधन को 120 से 130, एनडीए को 100 से 110 और एमआईएम को 5 से 8, जो सही इलेक्शन है और जो सही रूप दिखता है। मैं एक चीज़ आपको और पीछे ले चलता हूँ। पहले फेज के इलेक्शन में के बाद आपने कई न्यूज़ें देखी हैं जिसमें वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो बोरे से बाहर फेंकी जा रही हैं। हाँ, ये न्यूज़ तो वो उसके हिसाब से 140 से 150 सही है, क्योंकि वीवीपैट से तो इन्होंने फेंक दिया उसको। तो ये तो काउंटिंग सही कर रहे हैं कि भाई इसमें हम अपना डाल देंगे तो 145 150 हो जाएगा। अब ये बताइए कि जब वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो बाहर क्यों मिल रही हैं? ये इलेक्शन है, ये एक नाम मात्र इलेक्शन होता है जिसके हिसाब से ये करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इलेक्शन है। लेकिन ये सरकार तो इनको बनानी है, इनको तो ऐलान कर देना चाहिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम सरकार बनाएंगे इसके मुताबिक जो 140 150। इनका जो है इसमें महागठबंधन को 110 से 125 सीट आएगी जो हमारा है, एनडीए को 90 से 100 के बीच आएगा और ये एमआईएम को 10 से 15 का है। अच्छा, ठीक है, और अदर्स जो है और बाकी जो है वो अदर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे अहम क्वेश्चन कि जो बिहार का इलेक्शन था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पर प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, कम से कम 20 कैबिनेट मिनिस्टर, 6 स्टेट के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जिसमें हमारे फायर ब्रिगेड योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, इन सब कैंपेन में गए थे। इनकी कैंपेन का तमाम खर्चे होते हैं वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। कोई पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है, इससे क्या फ़ायदा हुआ, वोट कन्वर्ट हुए कि नहीं, या लोगों को पहले से पता है कि नहीं ये सिर्फ जुमला है, या लोग कन्वर्ट भी हुए हैं? बताइए, पहले आप बताइए। सर सबसे पहली बात तो ये है, मैं अपने व्यूवर से कहना चाहता हूँ, आप ये सेंटेंस लिख लीजिए, जैसी सोच टॉप लीडरशिप में होगी वही सोच पब्लिक में होगी। सर ठीक है, टॉप लीडरशिप में अपना अगर नफरत है तो वो खुद ब खुद नीचे के लोगों में आ जाती है। अब रही बात यह कि ये लोग वहां पे गए, सर इनकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की रैली हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, और लोग सब समझे हुए हैं जुमलाबाज पार्टी है। जनता भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी। सर एक याद है आपको कि नीतीश जी ने बहुत साल पहले कहा था भारतीय जनता पार्टी का क्या डेफिनेशन दिया था? भारतीय जुमला भारतीय जुमला पार्टी नहीं, बहुत बड़ा झूठा पार्टी, ऐसा कुछ कहा था। बहुत बड़ा झूठा हाँ, बहुत बड़ा झूठा पार्टी हाँ, तो ये नाम दिया था। फिलहाल इस पर सर की राय क्या है कि मोदी जी के कैंपेन से कितना फायदा हुआ बीजेपी को, एनडीए को? सर सबसे पहली बात आपको बताऊं कि बिहार इलेक्शन जो हुआ है वो इलेक्शन बिहार की उन्नति या बिहार की प्रोग्रेस के हिसाब से जो सेंट्रल ने कंपेनिंग किया वो नहीं किया। इन्होंने गुजरात में कंपेनिंग किया मोदी जी का, वो सुन लीजिएगा, ये इंडस्ट्री लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, वो लगाएंगे, यहाँ काम करेंगे, गुजरात का कंपेनिंग उठा लीजिए। आप बिहार में चले जाइए तो इन्होंने कहा कि कुर्मी हमारा भाई है, ग्वाला हमारा भाई है, यादव हमारा भाई है, फलाना हमारा भाई है, चिलाना हमारा भाई। वहाँ इन्होंने मतलब बिहार को डेवलप करने की कोई बात नहीं करी। वहाँ कास्ट वाइज इलेक्शन इन्होंने कर दिया, कॉमनल जिसको बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि एक दूसरे को लड़ाने की बात है। ये सारे जो फायर ब्रांड गए थे ये सारे लोगों ने यही कहा, किसी ने शहाबुद्दीन को कहा, किसी ने उसको कहा, किसी ने, लेकिन एक्चुअली बिहार विकास पे किसी ने बात नहीं करी। और अगर आप पूरा कंपेनिंग उठा के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा सारा, हर जगह, यहाँ से लेके वहाँ तक। सर ये तो हो गया भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सब। अब आते हैं, बात करते हैं। दूसरा है सर कि ये जो बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार बनाम हिंदुस्तान, बिहार बनाम इंडिया। बिहार के जो लोग इलेक्शन लड़े हैं एनडीए को छोड़ के, वो बिहार तक ही रह गए, बल्कि बाकी छोटे मोटे नेता को बुलाया इन्होंने जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई कदर नहीं, और ये सारे चले गए वहाँ।
अब ठीक है, अब दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के मेन इस समय हैं आपके राहुल गांधी और उनकी सिस्टर हैं प्रियंका गांधी। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ एमपीज भी गए थे और आपसे ही मैंने सुना था कि इन्होंने जाके कांग्रेस का नैया डुबो दिया है, ये वर्ड आप लोग कह रहे थे। तो कांग्रेस के कैंप पे राहुल गांधी के जाने से क्या फ़ायदा हुआ? कांग्रेस वहाँ अपना ज़मीन बना पाई या नहीं बना पाई, या ज़मीन खो रही है? आप बताइए सर। देखिए, हम अपने व्यूवर्स को एक बात बतला दें सर, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, ऑनेस्टली ये है, इन दोनों में से किसी ने भी बिहार के रोजगार के ऊपर, बिहार के लोगों के रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं की। सिर्फ दो पार्टियां हैं, मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कह रहा हूँ, सिर्फ दो पार्टियों ने बिहार के और बिहार के लोगों के बारे में सोचा है। वो है जन सुराग पार्टी। वो कंटिन्यू 3 साल से जो है कैंपेन करते रहे। अब उनको सीटें मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन वो बिहार के फ्यूचर है, ये भी हम आपको बतला दें। राइजिंग पार्टी है, राइजिंग लीडर है। और दूसरी पार्टी MIM, वो असदुद्दीन साहब की। हाँ ठीक है। बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एतराज भी करते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आते हैं। भाई, राहुल गांधी क्या इलेक्शन के टाइम पे नहीं आया है? मोदी क्या इलेक्शन के टाइम पे नहीं आया है? उनको पर एतराज नहीं होगा क्या? तो ये एतराज तो उनके ऊपर भी है। और जो MIM की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लोगों के लिए। और रही बात तेजस्वी की, बात कर रहे हैं, तेजस्वी 2 मरतबा रहा है, क्या कर लिया उसने बिहार के लोगों? नहीं, राहुल गांधी के कैंपेन का क्या फायदा हुआ? सर, राहुल गांधी का कैंपेन शुरू में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रहा था बिहार में, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आता गया तो राहुल गांधी ने एन मौके पर बिहार से दूरी बना ली, जिसका बैड इफेक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा राहुल गांधी बाद में वोट चोरी और ये सब करने लगे तो उसका क्या इफेक्ट सर देखिए, अगर वोट चोरी हुई है तो फिर मेरे हिसाब से पूरे देश को, और स्पेशल जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को घेरे, सुप्रीम कोर्ट जाए, सड़कों पर आए। अगर ये रियलिटी है, अगर ये रियलिटी है जैसे उन्होंने दिखलाया, तो मेरे हिसाब से इस तरह बयानबाजी से कुछ काम नहीं होगा। सड़कों पर निकालिए, पब्लिक आपके साथ है और रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो आप सड़कों पर आइए, इलेक्शन कमीशन का घेराव कीजिए और कोर्ट जाइए। सर, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी गए थे कैंपेन में। राहुल गांधी तो गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, तमाम और भी कांग्रेस के। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बिहार से रिलेट करते हैं, इन्होंने जाके क्या काम बनाया और क्या बिगाड़ा? देखिए, जो कांग्रेस के क़यादत के लोग यहाँ से गए, यूपी से गए हों, कहीं से भी गए हों, ये तो इमरान प्रतापगढ़ी और वो मैडम क्या नाम है उनका? प्रियंका गांधी। नहीं, वो अभी जो समाजवादी पार्टी के वो है, समाजवादी पार्टी इकरा हसन, ये गई वहाँ। इन लोगों ने 2 जुमले इस्तेमाल करे जिनसे इनका काफ़ी नुकसान हुआ। और ऐसे लोग अगर होंगे तो ये लोग जब वहाँ गए तो इन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि MIM पार्टी के ख़िलाफ़, तो उसका असर जो है वो दूसरी तरफ भी पड़ा। तो इन्होंने इस्तेमाल किया कि ये बाहरी लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बाहर से आया है, बाहरी लोग हैं। इनको ये भी समझ नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बाहर से आया, लेकिन कैंडिडेट तो बिहार का है। हाँ ये सही है, कैंडिडेट तो बिहार का है। और तुम जिसके लिए कंपेनिंग करने गए थे, तो तुम क्या बिहार के थे? इकरा हसन बिहार की थी, और तुम वही इमरान प्रतापगढ़ी हो जो अवैसी का कसीदा पढ़ा करते थे, और ऐसे के जा करके वहाँ जाकर अवैसी ये और ऐसी वो, और आज तुम अवैसी को अपने स्टेज से गाली दे रहे हो। मैं एक बात बताऊं सर कि पिछले 1947 से लेके आज तक जितनी गालियाँ गैर दूसरों ने मुसलमानों को नहीं दी है, उतनी गालियाँ ये कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को वहाँ दी है, और मुसलमानों ने मुसलमानों को दी है। और ये लोग जा करके क़यादत कर रहे हैं, ये बाहरी है, बाहरी। तुम कहाँ से हो भाई? तुम तो आए हो यूपी से ना, तुमको क्या? अच्छा, दूसरा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनके बारे में कहा कि ये पंचायत का इलेक्शन लड़के दिखा, और हकीकत है तुम लड़े थे वहाँ से यूपी पे MP का इलेक्शन, MLA या MP का, तुम क्यों जीत गए? हाँ, जमानत जब्त हो गई तुम्हारी, तकरीबन कितना वोट लेके आए तुमको तो वो कांग्रेस का ये रहा, और साथ में ओवैसी का भी रहा। तुम वो जो बने हो राज्यसभा के अंदर, उसमें भी ओवैसी का हाथ है, जिसके रामो करम पर तुम बने हो। इसका एक इतना बड़ा झूठा है ये कहता है कि मैं ओवैसी के यहाँ कभी गया नहीं और एक कप चाय नहीं पी। कल का देख लीजिएगा कि साहब ने ट्वीट कर दिया, बैठ कर कॉफ़ी पी रहा उनके यहाँ।
ठीक है। और सर एक मिनट सर, वो अब जो ये क़यादत है, तो ये जो इलेक्शन वहाँ हुआ है सर, वहाँ बनाम हो गया है। अवैसी बनाम मुसलमान, अवैसी बनाम प्रतापगढ़ी, अवैसी बनाम इकराम सर। आप लोग वैसे ये कांग्रेस का वहाँ प्रचार नहीं हुआ है सर, ये वहाँ एक दूसरे को भड़काने और गालियाँ देने। गाली दे आप और सर मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग जो है ये अपनी पार्टी का तो लीडर हो सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी का लीडर नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। जब 3 तलाक बिल पेश आया हुआ था, तो डॉक्टर मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब कांग्रेस की तरफ से एमपी थे, तो उनकी बाकायदा उसके बाद वीडियो आई कि मैं 3 तलाक पर बोलना चाह रहा था, क्योंकि एक आलिम से ज़्यादा 3 तलाक पर कौन बोल सकता है। लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस ने सख्ती से मौलाना इसरार को मना कर दिया था कि आपको बिल्कुल नहीं बोलना, और नहीं बोलने दिया। आप लोग थोड़ा सा नर्म दिल रख रहे हैं एमआईएम के लिए, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक में मशहूर है कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट सर, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ। जन स्वराज खड़ा है, हम्म, वो बी टीम नहीं है जो इन तीनों के बीच में लड़ा है। उसके बाद अदरवाइज जो दूसरी पार्टियां खड़ी है वो बी टीम नहीं है। ये बी टीम का जो बीज जो बोया अवैसी के खिलाफ, वो कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने इन्हीं चंद जो मुसलमान हैं, जो सिक्के के मुसलमान हैं, जिनको कह लीजिए, कल इनकी वो खत्म हो जाएगी, इनको ऐसे हटाएंगे जैसे आपने सुना होगा उबैदुल्ला खां आज़मी का नाम आता था, बिल्कुल आता था। कभी बड़े लीडर थे और बड़े बोलते थे। जब बड़े बोले तो उनको क्या किया गया कि लीडरशिप दे दी गई, उनको एमपी बना दिया गया। एमपी बना देने के बाद फिर 5 साल के बाद उनको वहीं हाशिए पर डाल दिया, उनको कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। सर वो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात आप कहना चाह रहे हैं अवैसी के मतलब या किसी के बदले की नरम दिल रखते हैं, ये जब 3 तलाक के मामले में अवैसी बोलता है वहाँ से, तो आप यहाँ ठोकते हैं टेबल, वाह क्या बोल रहा है। से वक्फ बिल पे बोलता है तो क्या बोल रहा है, और जब वो इलेक्शन लड़ने आता है तो उसने तो कहा कि जो साबित करो चलो रोज़ा रसूल पे, मैं वहाँ भी कसम खाता हूँ और तुम भी कसम खाओ कि मैं बी टीम हूँ और कि तुम मुझे बी टीम का इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्यों नहीं गए वहाँ आप। दूसरी जो बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी बात, जो अवैसी को कहने वाले लोग वो बी टीम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क़यादत नहीं है। एक ग्रुप आपने बनाया हुआ है, एक इन्होंने बनाया हुआ है, एक हमने बना लिया है, तो क्या हम क़यादत छोड़ सकते हैं? हम आपको लीडर मान सकते हैं अपना? ये सारे शोबों में लोग घुस करके बैठे हुए हैं और अपना अपना ग्रुप बनाए हुए हैं। एक अभी बिहार इलेक्शन में एक भाई खड़ा है मुसलमान, एक भाई खड़ा है कांग्रेस की तरफ से, एक भाई खड़ा है जन स्वराज से, जन स्वराज से जी, एक 2 भाई। अब आते हैं आगे की जन स्वराज का नाम बहुत है, क्या इफेक्ट है बिहार की पॉलिटिक्स में? क्या कुछ कर पाएंगे, सीटें ला पाएंगे? ये आप अच्छे से जानते हैं, बताइए बिहार से आपका डेटा क्या कह रहा है, या सिर्फ और सिर्फ हवाई है? सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जन स्वराज बनाम बीजेपी, मतलब जन स्वराज और बीजेपी बराबर है दोनों। जन स्वराज के जो भी लोग जीतेंगे, जीतने से पहले 2 भाग गए, अभी आपने सुना होगा, इलेक्शन लड़ने से पहले ही 2 चले गए नेता उनके बीजेपी। नहीं सर, और इससे इलेक्शन थोड़ा सा आपसे disagree हूं। एक नहीं, मिनट नहीं, सर, उसमें एक मुसलमान भी है। एक मिनट सर, तो आप ये नहीं कह सकते मैं बता रहा हूँ ना सर, मुसलमान हो चाहे कोई हो, मुसलमान कहाँ कोई, मुसलमान की बात छोड़ दीजिए। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप पॉलिटिकल पे बात करें। नहीं सर, वो तो फिर दूसरा ऐसे एक कई मिनट मतलब ऐसा हुआ, एक कांग्रेस के भी मिनट आप लीडरों ने देखेंगे नाम वापस ले लिया। अवैसी का जो 4 एमएलए जीतने के बाद भागा तो कहाँ गया? आरजेडी गया। और आरजेडी के एमएलए भागते तो कहाँ जाते हैं? बीजेपी। और जन स्वराज के एमएलए भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी जा सकते अब हैं। मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात RJD सुनिए, भी अरे जा मेरी सकता बात है। सुनिए सर, ये जो दिखा रहा है ना पोल, अगर इसमें 10 मेंबर भी कम हो गया और जन स्वराज के पास 10 मेंबर होगा, 2 मिनट में बदल करके सरकार बना लेगी बीजेपी, आप वहाँ देखिएगा। लेकिन मैं एक मिनट सर और सुनिए, दूसरा है कि ये जो जन स्वराज वाले हैं, ये 2014 में मोदी जी का कंपेनिंग किया इन्होंने, याद होगा आपको, 50 लोगों की टीम लेके इन्होंने किया और बीजेपी की सरकार बनाई। तो उनका वर्क था। अरे सुनिए साहब, उस दिन उस दिन वो पार्टी अच्छी थी और आज खराब हो गई। नहीं, वो हर आदमी को अपनी सीट चाहिए। ये मुख्यमंत्री के लिए सोच रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि बिहार से पलायन रोक दूंगा। मैं कहता हूँ 25 साल कोई नेता नहीं रोक सकता है पलायन, 25 साल। आप बिहार से सबसे पहले ये जो दादागिरी है, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, अरे वो भाईगिरी, या जो बड़े बड़े नेता हैं, सम्राट सिंह है, फलाना है, चिलाना है, ये लोग, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएगा नहीं सर। चलिए, पलायन कैसे रुक जाएगा? अब सर अब आते हैं हमारे 20 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, जिसे हम कहते हैं सुशासन बाबू,
नीतीश कुमार का एक मिनट सर रुकूंगा, एक चीज़ और है। बिहार में जो सरकार चली है नीतीश कुमार जी के साथ, बीजेपी की, उसको किसने चलाया है? उसको मुसलमानों ने चलाया है बिहार के। ठीक है, नीतीश बाबू के बारे में उनका फ्यूचर क्या है? क्या दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, इस पर क्या? सर किसी भी कीमत पर नहीं बनेंगे। क्या किसी रीजन भी कीमत है? पे। इतना अच्छा कैंपेन हुआ, उनके काम इतने अच्छे हैं, सड़कें बनाई, सारी चीजें बनाई, तो क्यों नहीं बनेंगे? एक मिनट, 30 साल पहले जाइए, बिहार जो है पोरेस्ट स्टेट में था, आज भी पोरेस्ट स्टेट में है। ठीक है, आज भी अगर कोई बिहार का इंसान बाहर जाता है तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, यह फैक्ट है। ठीक, ये सर बताइए, नीतीश बाबू का क्या फ्यूचर है? अब रिटायर होंगे या? रिटायर होंगे सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जेडीयू मर्ज हो जाएगी बीजेपी में, क्या इसके बारे में भी बताइएगा? देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा सा पीछे और चलिएगा तो मैं ले चलूँ आपको चंद्रबाबू नायडू के पास। चंद्रबाबू नायडू का अस्तित्व खत्म हो गया था जब बीजेपी के साथ ये इलेक्शन पहले लड़े थे, बीजेपी इनको ख़त्म कर दी थी। फिर जब चंद्रबाबू अलग हुए तो वहाँ जा करके मुसलमान इनके साथ आकर के चंद्रबाबू को अच्छा सीट दे करके लेके आए, लेकिन चंद्रबाबू फिर उसी में सट गए। ठीक है, इनकी हालत तो ये होगी कि चंद्रबाबू से भी खराब होगी। अभी जो सीट मुख्यमंत्री बनेंगे आप देखते रहिएगा, उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे नीतीश बाबू। ठीक है, तो आखिरी में हम बात करते हैं, अब जो इस समय युवाओं के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ नौकरियां भी शायद दी थी जब गवर्नमेंट थी। अब आते हैं लालू के जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव के बारे में बातचीत, उनका फ्यूचर क्या है? क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे कांग्रेस और महागठबंधन के सपोर्ट से, या उनका भी पत्ता साफ है, या कोई उम्मीद है? नहीं सर, हम लोगों का जो वो पोल हम लोगों ने जो लिखा था उसके हिसाब से तो मुख्यमंत्री बनेंगे वो, जो हम लोग अपना लगा रहे हैं अंदाज़ा उसमें। अब ये है कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये तो 14 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन ये है कि 90% उम्मीद हम लोगों के जो हैं एनालिसिस है वो है कि मुख्यमंत्री वो महागठबंधन की तरफ से बन सकते हैं। ठीक है, क्या महागठबंधन में आप लोगों से एक राय है कि क्या MIM जीतने के बाद से महागठबंधन से बातचीत बन सकती है? सर यही तो MIM कहता है। MIM तो यही कहती है कि तुम हीरो बनो, सरकार बनाओ। तो हम सरकार बनाने में शामिल रहेंगे, लेकिन हम इंटरनल नहीं होंगे, एक्सटर्नल होंगे, बाहर से रहेंगे, सरकार बनाएंगे। जन स्वराज की क्या? सर जन स्वराज जो है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जन स्वराज का फ्यूचर है इस इलेक्शन में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो है जन स्वराज का ही फ्यूचर है। और जन स्वराज के जो फाउंडर हैं उनका भी फ्यूचर है, राइजिंग स्टार है बिहार के। और रही बात, उन्होंने मोदी के लिए काम किया, उन्होंने सबके लिए काम किया है। इवन पंजाब में कांग्रेस के लिए किया, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किया, यूपी में कांग्रेस के लिए काम किया, और इवन अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया है। और रही बात जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, ये टीम है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ओवैसी हरियाणा गए थे इलेक्शन लड़ने? तो वहाँ पे कांग्रेस क्यों हार गई, बताइए आप मुझे। अच्छा, दिल्ली में 2 सीटों पर MIM ने उम्मीदवार उतारे अपने, तो बाकी पे क्यों हार गई भाई? और भी जगह, बहुत सारी जगह, वहाँ पे तो MIM जाती नहीं है। सर कांग्रेस का कोई गार्जियन नहीं है, कांग्रेस में सब गार्जियन हैं। नाम मात्र राहुल गांधी हैं, चलता राहुल गांधी का कुछ नहीं है। स्टेट लेवल पे जो टिकट बांटा जाता है वो स्टेट नेता के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊं सर, बी टीम कौन है वो सुनिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 12 सीट पर आमने सामने लड़ रहे हैं बिहार में। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और आरजेडी में करा। ये कौन सा गठबंधन है? ये गलत है। अब आते हैं कि अगर इस जो हमारी नेशनल मीडिया जो ये एग्जिट पोल दी है, इसके हिसाब से गवर्नमेंट बनती है, तो क्या EVM पे आवाज़ उठेगी, EVM की गड़बड़ी कही जाएगी, या ये फेयर चुनाव है? सर ये EVM का ही नतीजा है जो आप 145 से 150 देख रहे हैं। ये सर ये EVM का नतीजा है। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्शन करवाए हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे थे और बाकायदा वीडियोग्राफी बनी है, लाइव वीडियोग्राफी हुई है। सर क्या कहेंगे सर आप? कौन सा कराया है आपने? बोरी से बाहर फेंके वीवीपैट मशीन, अभी तक सेक्शन नहीं हुआ उसका, आप कौन सा करा रहे हैं भाई? नहीं आप ये बताइए, सेंटेंस कंप्लीट नहीं करा आप क्यों? इलेक्शन कमीशन क्या है? नहीं सर सुनिए, इलेक्शन कमीशन क्या है आप ये बताइए। इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन तो काट का उल्लू है।
वो आपने वो देखा बड़े डीडीसी बस चलती थी, डीडीसी हाँ, बस आपने में मेरी बात नहीं सुनी। एक मिनट सुनिए एक सर सेकंड, सर डीडीसी बस चलती थी, डीडीसी पे एक कंडक्टर पीछे बैठा रहता था, आप मांगे टिकट तो दिया, नहीं मांगा तो कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार की, दिल्ली में डीडीसी चलती थी, वही अभी इलेक्शन कमीशन है, कुछ नहीं बोलेगा अपनी मर्जी से। उसको कह रहा है वीवीपैट की मशीन फेंकी गई, वाह वाह। बिल्कुल, दूसरा अभी वो कल का राइट कल सर, का बिल्कुल न्यूज़ सर, भैया, कल का न्यूज़ सुनिए सर सर, सर मेरी बात नहीं सर होगी। अरे मेरी बात सुनिए सर, ये सर, मैं बात इलेक्शन नहीं कमीशन होगी। फेयर इलेक्शन नहीं, फेयर की बात मत करिए। कल सात जितने टाइम का इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन बंद हो गया, कई बूथ से आए हैं, मतलब दरवाजा बंद करके इलेक्शन कराया गया अंदर। ये बात भी न्यूज़ सच्चाई आई है, ये सही कह रहे हैं। तो आप क्या आप कहना कहाँ चाहेंगे? फेयर इलेक्शन है मैं इसमें? कहना चाह रहा था कि इस टाइम इलेक्शन कमीशन ने थोड़े से फेयर कराने की कोशिश की है, वीडियोग्राफी बनी है, लेकिन जब वोटिंग हो गई है तो उसके बाद निगेटिव न्यूज आई है और इसके ऊपर आवाज उठेगी। मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन चलिए ठीक है। नहीं, आप फेयर की तो बात ही ना करें, फेयर क्या है इसमें? नहीं, फेयर इलेक्शन क्या हुआ, तो फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं साहब। फेयर कराने की कोशिश की है। आप अगर देखिएगा वो जो न्यूज रिपोर्टर था, क्या नाम है उसका, मनीष देवगन, ना अरे जिसको अभी जेल में गया था, जो हुआ था, जो भाग करके बीजेपी में गया, फिर मनीष जनराज के साथ है, मनीष मनीष कश्यप। वो उसको फोन आया 3 बजे कि भाई बूथ पर कुछ सहायिका बैठी हैं। तो ये गए, जब वहाँ पता किया, लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, किनका लेटर है आपको, कौन सा कार्ड है, कोई नहीं है किसी के पास। सबको जब उससे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा तो कहा साहब हमने ये कोई साहब बैठा के चले गए। बोला यार तुम बैठा के चले गए, दायरे में बैठे हुए हैं, ये फेयर इलेक्शन है? फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश की है। फिलहाल अब छोटी-मोटी बातें तो आगे होती बढ़ते रहती हैं। बिहार में कोई भी जीतता है, आप क्या दोनों लोग कहना चाहेंगे कि वहाँ की पब्लिक पे क्या काम किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, पलायन रुके और बिहार की तरक्की हो? सब चाहते हैं कि बिहार डेवलप हो, हर चीज़ हो, तो बताइए सर। बिहार की तरक्की के लिए पहले बाहुबली जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा वहाँ। जब बाहुबली का सिस्टम ख़त्म होगा उसके बाद ही बाहर से लोग आके इन्वेस्ट तो करेंगे। इसका मतलब योगी जी क्यों लाना चाहिए? योगी जी, अरे साहब क्या वो खुद तो क्या आप योगी जी की बात कर रहे हैं? यूपी में कौन सा काम है? आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर है, डेली मर्डर होता है, डेली ये हो रहा है, डेली लोग लूटे जा रहे हैं, फेक इनकाउंटर हो रहा है, आप किनको लाएंगे? इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, देखिए सरकार में वही लोग हैं जो ये करते हैं। शरीफ आदमी इलेक्शन जीत नहीं सकता। नहीं तो फिलहाल सरकार को जो बनी नई सरकार बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री हो, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? कि हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि एक तो जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसको सही किया जाए। आपने कई मरतबा देखा होगा कि बिहार में लोग बाग जो एग्जाम हो रहे हैं और 3rd फ्लोर पर चढ़कर जो है नकल फेंक रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा और ये बहुत फेमस है। बिहार और हरियाणा दोनों स्टेट के बारे में ये फेमस है। दोनों स्टेट का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एकदम बेकार है। दूसरी बात, जो वहाँ की ज़मीन, बिहार की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, मखाना का वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी पैदावार है। तो वहाँ पे जो ये फ्लड है, ये बाढ़ आ जाती है, ये इससे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर काम करें और इंडस्ट्रीज वहाँ पे इस्टेब्लिश हो। और ये तभी हो सकता है, जैसे कि अयाज भाई ने कहा है, कि वहाँ से दादागिरी ख़त्म होनी चाहिए। तो सर उसमें इनकी बात को मैं काटूंगा। आज भी इंडिया में जितने आईएएस हैं उसमें 60 से 65% बिहार देता है। सर एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, देखिए आप मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, सुनाइए। आप बीच में बोलते हैं, पहले मेरी बात सुनिए। 60 से 65% सिर्फ बिहार देता है। और उसमें ये मत कहिएगा आप कि मतलब डे 1 जो प्ले स्कूल होता है वहाँ से सारे बच्चे प्ले स्कूल बाहर से पढ़े। हमारे बच्चे 10वीं पास करके आके यहाँ तैयारी करके आईएएस और आईपीएस निकाले 10वीं पास करने के बाद। नहीं तो इनकी बात भी तो सही है। अरे सर सुनिए ना, आज भी तो 10वीं तक पढ़ाते हैं ना। हाँ, ये आप सही है। 10वीं तक पढ़ाते हैं ना, 12वीं तक पढ़ाते पढ़ने हैं के ना। बाद से तैयारी करने तो बाहर आते हैं सुनिए, और फिर वापस ही नहीं जाते हैं। नहीं सर, तैयारी करने से हर जगह से लोग दिल्ली आते हैं, सिर्फ बिहार से नहीं आते हैं। महाराष्ट्र से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, राजस्थान से आते हैं। सर महाराष्ट्र का रेशो कम है। सर ये सुनिए, महाराष्ट्र का रेशो कम है। आप मेरी बात सुनिए। आईएएस और आईपीएस, अरे सर सुनिए आप बोलिए ना सर, ये सुनिए, आईएएस और आईपीएस की तैयारी सबसे ज्यादा दिल्ली में होती है। हाँ, दिल्ली में होती है। इसलिए पहले हर जगह इलाहाबाद से में लोग होती दिल्ली थी, में अब आते हैं। दिल्ली में होती है। नहीं, क्वेश्चन सवाल तो यही है ना, अरे तब जब आप कम आइएगा तो कम लाइएगा ना परसेंटेज। जब हम ज्यादा आते हैं तभी तो हम 65% लाते हैं, ठीक है ना सर। जब हम दूसरा एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा था। पिछले जब ये सरकारें चेंज हुई और ये लोग आए तो असल है कि सरकार ने एक मोटो चला रखा है कि न पढ़ो न ये हम पर काबिज हो। जब ये पढ़ेंगे, सुनिए सर जी, हम पढ़ेंगे
तो हम ये हमारे ऊपर काबिज होंगे और ये हमको हुकूमत करने नहीं देंगे जब पढ़े लिखे हो जाएंगे। मुफ्ती साहब का कहना था कि बिहार में पढ़ते हैं 10वीं 12वीं के बाद बाहर आ जाते, तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद से जब वो IAS PCS हो जाते हैं तो फिर बिहार वापसी बहुत कम करते हैं, वो इधर ही बस जाते हैं। ये मेन मुद्दा है कि आपकी वो 65% IAS एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन वो कम हो जाते हैं। तो ये आपका मेन चीज़ है कि ये बता रहे थे। अब आते हैं बात दोस्तों, मेन हम फिर नए मेहमान आएंगे, नए डिस्कस करेंगे। ये हम पॉलिटिक्स पे, समाज पे, सोसाइटी पे, एजुकेशन पे, आज बिहार का इलेक्शन हुआ है इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ताकि हम और मजबूत हों। ये बेसिकली ये हम रिफॉर्मिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने ताकि सोसाइटी में रिफॉर्म आया, बच्चे एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, इस पर सब लोग अवेयर हों, गार्जियन भी हों, अपने बच्चों को ध्यान दें। और बिहार का इलेक्शन हो चाहे कहीं का इलेक्शन हो, एजुकेशन से रिलेट हो, हेल्थ से रिलेट हो, इस पर आता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सच दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। अनफिल्टर्ड न्यूज़।